मिलकर एक ऐसा भारत बनाए जो स्वदेशी हो, समृद्ध हो, हमारे तरीका, जहाँ अंग्रेजों के कानून नहीं चले, हमारी आत्मा के, हमारी श्रद्धा के, हमारी भावनाओं के आधार पे कानून बने। आखिर आपने संविधान के 995 अमेंडमेंट अंग्रेजों लाके इस देश में बना दिए। ये 14-15 साल की गोल बैल थे, बूढ़ी गाय बैल कट सकते हैं। जब बूढ़े गाय बैल कट सकते तो बूढ़े माँ बाप भी कट सकते हैं। फिर अनाथालय खोलो जैसे विदेशों में चल रहे हैं सारे के सारे। तो ये कानून किसने बनाया कि हमारी गौमाता बूढ़ी होने दे, गौमाता दूध दे, हमको ताकत दे, हमारे खेतों को पुष्ट करे जब तक हमारी है, और जब हमारी सेवा की बारी आए तो हम कत्ल खाने भेज सकते हैं। ये हिंदुस्तान का कानून हो ही नहीं सकता, और यदि है तो इसको खत्म होना चाहिए और हम सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए लोग क्या कर सकते हैं, इस पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे वक्ता है, मैं मंच को भी उसमें नहीं डालना चाहती। एक स्वदेशी भारत समृद्ध भारत योजना करके इसको महेंद्र भाई और ताराचंद भाई के उससे सारा ये चलाने का मन है पूरे कच्छ को। और कच्छ की जमीन से मुझे भी कुछ लगाव है। कभी कभी मैं लगती हूँ कि मुझे कच्छ आने का कोई भी मौका मैं चुकना नहीं चाहती। तो ऐसा लगता है कि इतना प्यार क्यों है कच्छ से मुझे। हो सकता है एनडीटीवी मैगजीन पे राज पिछले जन्म का मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है मुझे कच्छ से प्रेम। और मुझे लगता है कच्छ के लोग बहुत सच्चे और अच्छे होते हैं, जो बात है सीधी और साफ कहते हैं, दो बात नहीं कहते। इसलिए यहाँ से कोई नई क्रांति हो सकती है जिसको गो क्रांति कह सकते हैं हिंदुस्तान में भी। तो ये स्वदेशी भारत समृद्ध भारत योजना का हमने प्रोजेक्ट बनाया। मान लीजिए कच्छ है, 5 मिनट में अपनी बात रखी खत्म करती हूँ। मान लीजिए कच्छ है, कच्छ के 1000 गांव है, यहाँ एक गांव से 10 लोग प्रतिभाशाली और अच्छे किसान और अच्छे लोग, जैसे हमारे मनसुख भाई पटेल बैठे हैं, इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है पूरे हिंदुस्तान में। इनको तो अपने को ताली बजाना चाहिए कि एक गरीब इंसान और एक गांव के इंसान ने इतना बड़ा काम करके दिखाया जो भारत की सरकारें नहीं। आज हमारे रामदेव जी महाराज जी ने दुनिया में डंका बजाया। तो ये योग क्रांति के बाद अब गो क्रांति अभियान शुरू हो जाना चाहिए हिंदुस्तान में। और इसके लिए स्कूल के कॉलेज, महिलाएं और किसान, तीन को हमको लेना पड़ेगा। कैसे होगा ये, थोड़ा सा 5 मिनट रख के फिर मैं बात को और डिटेल कभी मीटिंग करेंगे स्पेशल, तो उस पर बात करेंगे इसमें कि इसका निर्माण कैसे हो। तो हम लोगों ने ऐसा तय किया कि भारत में 25 सघन क्षेत्र बनाए जाए, और एक जैसे कच्छ है, और कच्छ के 100 गांव में से 10,000, एक गांव से 10 लोग और 10,000 लोगों की जन क्षेत्रीय सभा, जो कच्छ की अपनी ताकत होगी, कच्छ की जन क्षेत्रीय सभा हो, उसकी अपनी कैबिनेट हो, 101 लोग उसमें से तज्ञ लोग हो जो कच्छ के लिए नीति निर्माण करे, और एक प्रधान जननायक, जैसे आपने महेंद्र भाई, ताराचंद भाई, ऐसे जो भी पावरफुल लीडर है वो इस क्षेत्र का एक लीडर हो, और वो कहे कि हमारे 1000 गांव में गोपालन कैसे होगा, यहाँ एसईजेड को जमीन दी जाएगी नहीं दी जाएगी, यहाँ से एक भी गाय कटने को नहीं देगी, ये सामूहिक रूप से जन क्षेत्रीय सभा तय करेगी। हम गाय का पालन करें, 10 गांव के बीच में गोचर लैंड होगी, कितनी होगी वो पूरी व्यवस्था है। तो एक राजनीतिक शक्ति, लोग अपने क्षेत्र का मैनिफेस्टो खुद बनाए और अपने क्षेत्र में काम करें। इसकी एक बड़ी भूमिका हिंदुस्तान में 25 सघन क्षेत्र बनाने की तय की है। क्या है अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो, वो कल से उड़ के इटली से व्यक्ति आता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाता है और वो कच्छ के लिए नीति बनाता है, या बीजेपी का कोई व्यक्ति कच्छ के लिए, या समाजवादी पार्टी का लीडर कच्छ के लिए नीति बनाता है। कच्छ के लोगों में अक्ल नहीं है क्या कि हम इतने बुद्धिजीवी लोग, मुझे लगता है व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छे कच्छ के लोग, तो हम अपने क्षेत्र का निर्माण खुद कर सकते हैं। अपने क्षेत्र का बहुत हो गया, अब न इस देश में बीजेपी का मैनिफेस्टो चलने देंगे, न इस देश में कांग्रेस का। ये हमारे क्षेत्र के मैनिफेस्टो हम बनाएंगे और अपने क्षेत्र का निर्माण करेंगे, तो हिंदुस्तान भर से अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं वो लीड करेंगे इस देश को, और एक बड़ी रूपरेखा इस देश में पैदा होगी जो नीचे से लोगों की शक्ति पे निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे ही कुछ रूपरेखा बड़े रूप में बनाने का विचार है। एक बार मुकेश अंबाणीए कहेलू कि भारतना जेटला संसद सभ्यो छे 550 के 525, एमांथी 350 संसद सभ्यो एकला रिलायंस वाळाना छे, कोई पण पक्षना होई सके। एटले भारतनी देशनी तमाम नीतिओ आ देशना
નેતાઓ નથી બનાવતા, પણ આવી કંપનીઓ બનાવે છે. એમ કહેવાય છે કે કોઈ કંપની કે કોઈ વ્યવસ્થા ચલાવવી હોય તો MBA ની ડિગ્રી જોઈએ અથવા ફલાણી ડિગ્રી જોઈએ. પણ સાચું કહેજો જીવદયા પ્રેમીઓ, આ દેશને ચલાવવો હોય તો કોઈ ડિગ્રીની જરૂર ખરી? તો હવે આપણે જ્યારે પ્રીતિબેને આપણને આહ્વાન કર્યું જ છે, તો હવે આપણે કચ્છથી શરૂઆત કરીએ, ગુજરાતથી શરૂઆત કરીએ, કારણ કે તમામ ક્રાંતિના બીજ કચ્છથી હોય કે ગુજરાતથી હોય. ભારતને આઝાદ કર્યો, બીજ પડ્યું પોરબંદરમાં. આ દેશના સંસ્કૃતિના તમામ પાયાઓ, કૃષ્ણ જન્મ મથુરામાં, આવ્યો દ્વારકામાં. આ દેશના તમામ પાંડવો, રામ, બધાએ આજ બન્નીના ડુંગરો ને આજ અહીંયાના બધા જંગલોમાં વનવાસો ને વિચરણો કર્યા છે. કટારિયા કાલે તીર્થમાં હતો, એ પરમાત્માની પૂજા વર્ષો સુધી 5 પાંડવોએ અજ્ઞાતવાસમાં રહીને કરી છે. આ વિસ્તાર આ તીર્થ સંતોનો, મહાત્માઓનો અને એવાનો છે. આજે જ્યારે ગુજરાતની તમામ પાંજરાપોળોના ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યકરો, જીવદયા પ્રેમીઓ, દાતાઓ અત્રે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે પ્રીતિબેનને વાતને ઝીલીને આપણે બધા એવું ચોક્કસ નક્કી કરીએ કે આવતી લોકસભાની ચૂંટણીમાં, આવતી રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં, આવતી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 5-25 જીવદયા પ્રેમીઓ ચૂંટાઈને, પૈસા ખર્ચીને પણ આ સભામાં જશે. અને આપણે બધા જેમ જીવદયામાં દાન આપીએ છીએ એવા મિત્રોને ચૂંટાવવા માટે આપણા પૈસાને એમાં પણ ઉપયોગમાં લેશું, સાર્થક કરશું. મને એક દાખલો યાદ આવે છે, દીપચંદભાઈ ગારડીએ પોતે કરેલી વાત છે. 1975-77માં જ્યારે કટોકટીનો સમય, ઇન્દિરા ગાંધીએ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના માલિક શ્રેયાંશ પ્રસાદ દ્વારા દીપચંદભાઈ ગારડીને કહેવડાવ્યું કે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દીપચંદભાઈ તમે બનો, અમે તમને રાષ્ટ્રપતિ બનાવવા તૈયાર છીએ. ત્યારે દીપચંદભાઈએ એમ કીધું, ના ના, મારે એવી કાંઈ જરૂર નથી રાષ્ટ્રપતિ બનવાની, તમારે જેને બનાવો. અને પેલો ઝાડુ મારતો જેલસિંહ એ રાષ્ટ્રપતિ બની ગયો. આ ભારતનું દુર્ભાગ્ય છે.